जी हाँ, जब हम चारों तरफ अपने आसपास घूम के देखते हैं तो दुनिया कितनी सुंदर लगती है ना? कौन दिखाता है हमें ये दुनिया सुंदर सब कुछ? आँखें, हमारी आँखें जो ये सब सुंदरता हमें दिखाती है और हमें एहसास कराती है कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है। कभी सोचा है जिनकी आँखें नहीं होती हैं वो कितनी बड़ी खुशी से वंचित रहते होंगे? सोच के देखिएगा। झांसी में हमारे एक डॉक्टर हैं जो आँखों के इलाज में माहिर हैं। उन्होंने एक ज़माने में एक हॉस्पिटल खड़ा किया एक सपने के साथ। वो हॉस्पिटल आज के वक्त में टेक्निकली साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरली क्वाइट अहेड है और झांसी के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल। और आइए आज हम अपने झांसी के पहले रत्न से मुलाकात करते हैं और वो हैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जियालाल मेमोरियल के चीफ आई सर्जन। चलें, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार झांसी के वासियों, आज मैं हमारे डॉक्टर प्रकाश गुप्ता जो कि यहाँ के सीनियर आई सर्जन हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल से, उनके साथ आपके सामने पेश हूँ और आई सर्जरी से रिलेटेड या आई इलनेस से रिलेटेड उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश गुप्ता डॉक्टर साहब, आपके इस समय देने के लिए। आप बहुत बिजी हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस मच ऑफ टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था, हम जानना चाहते थे कि जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल कब और किसने स्थापित किया झांसी में? बहुत बड़ी वो है, गिफ्ट है झांसी के लिए, एक उपहार है झांसी के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। और जो आप पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने कब स्टार्ट किया, ये हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है 1993 में। जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट 1993 नवंबर में किया गया था और ये उस समय किया गया था जब झांसी में कोई भी इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट सर्जरी नहीं कर रहा था। और नॉट ओनली झांसी बल्कि ऑल ओवर इंडिया मुश्किल से 50 सेंटर्स में ये सर्जरी हो रही थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था। पहले हम लोग इसमें टाँके वाले ऑपरेशन करते थे, बाद में हम लोगों ने 97 ऑनवर्ड फेको स्टार्ट किया। फेको पहले पुरानी फर्स्ट जनरेशन की मशीनें हुआ करती थी, अब उसके बाद धीरे धीरे हर बार 3-3, 4-4 साल में मशीनें बार बार बदलते हुए लास्टली हम लोग वेरियन फेको तक पहुंच गए हैं। वेरियन फेको में मिनिमम इंसिजन के साथ। ठीक है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है जी। विशेषताएं बताएं थोड़ा सा। विशेषता ये है कि सबसे पहले तो मैंने फेको पहले कैटरेक्ट सर्जरी जो स्टार्ट की थी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी कहलाती है, वो स्टार्ट की थी हम लोगों ने 1993 में। मैं 89 से सीतापुर आई हॉस्पिटल में काम कर रहा था, 93 तक मैंने सीतापुर आई हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद अपना हॉस्पिटल डाला, इसमें मैं 93 से सर्जरी कर रहा हूँ। 97 में मैंने फेको स्टार्ट किया था। फेको को भी काफ़ी टाइम हो गया है। और 97 के बाद 2003 में मैंने लेसिक अपने सेंटर पे, लेसिक सर्जरी जो चश्मा उतारने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, वो सर्जरी 2003 में स्टार्ट की। और बाकी तो हम लोग अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करते ही रहे हैं। हर समय हर साल हम लोग अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करते हैं, न्यू इक्विपमेंट लाते हैं, पुराने हटाते हैं। इस तरह की जर्नी चलती रही है और हम लोग झांसी में नंबर 1 पे ही बहुत सालों से काम कर रहे हैं। करीब 24 साल से तो नंबर 1 पे, 25 साल से नंबर 1 पे ही हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे इस अस्पताल में जो इतना पुराना और इतना अच्छा हॉस्पिटल बन गया है, इसमें आँखों की कौन कौन सी बीमारियों के लिए पेशेंट यहाँ आकर के उम्मीद रख सकता है? हमारे यहाँ मेन कैटरेक्ट की सर्जरी तो होती ही है, उसके अलावा कॉर्निया की भी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी होती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के अलावा हम लोग जैसे ग्लूकोमा सर्जरी ऑपरेशंस होते हैं वो भी करते हैं। इसके बाद 2003 के बाद से हम लोगों ने लेसिक चश्मा उतारने वाले सर्जरी भी स्टार्ट की है। और उसके बाद फेको में इम्प्रूवाइज करते रहे हम लोग। तो फेको में काफ़ी इम्प्रूव किया है, मशीनें बहुत एडवांस लाए हैं। आज भी डेट पर हमारे पास वो मशीनें हैं जो वर्ल्ड के किसी भी टॉप क्लास हॉस्पिटल में होती हैं। बहुत अच्छी बात।
और लेटेस्ट अभी हम लोगों ने जो ऐड किया है वेरियन फेको के नाम से सर्जरी की है। इसमें हम लोग बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी करते हैं। लेंस को सेंट्रलाइजेशन उसमें प्रॉपर होता है, प्लस उसमें जो सिलिंड्रिकल नंबर जो लगभग हर आदमी का होता है वो भी हम लोग हटा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो डॉक्टर साहब ये किसी भी उम्र पे किया जा सकता है मतलब, या फिर कोई एज फैक्टर? कैटरेक्ट कई बार बच्चे माँ के पेट से लेके भी आते हैं। अच्छा जी। और उनको भी मिनिमम 6 मंथ की एज के बाद ऑपरेट कर सकते हैं। और 2 या 3 साल की एज में तो नॉर्मली कर ही देते हैं। और फिर कैटरेक्ट के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार चोट लगने से हो जाता है, कई बार कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं उनके लेने से कैटरेक्ट बन जाता है, कई बार हमारे सामने कोई ब्लास्ट हो जाए उससे कैटरेक्ट बन जाता है, रेडिएशन से कैटरेक्ट बन जाता है। और नॉर्मल सेनाइल जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। तो थोड़ा सा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी तक मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, तो आप मोतियाबिंद कह रहे हैं, जो कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा काला पानी हो गया, रिफ्रैक्टिव को क्या अब रिफ्रैक्टिव एरर कहलाती है, चश्मा हटाने जिससे हम लोग चश्मा हटाने का ऑप्शन करते हैं, वो सर्जरी लेसिक सर्जरी कहलाती है। फेको एक आपने चीज़ बोला जो काफ़ी हाई एंड लग रहा है, फेको एमल्सिफिकेशन इंडिया में फर्स्ट फेको एमल्सिफिकेशन 1994 में स्टार्ट हुआ था। और हम लोगों ने ये फेको एमल्सिफिकेशन 97 में अपने सेंटर पे स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम लोग मोतिया को एक 2 मिलीमीटर का छेद बना के एक पेन ऐसी मशीन से अंदर जाके मोतिया का इमल्सन बनाते हैं, और इमल्सन को दूसरी वही मशीन सक कर लेती है। फिर जो अब लेंसेज आ गए हैं फोल्डेबल लेंसेज जो मुड़ जाते हैं, वो एक इंजेक्टर में लेकर और उसको आँख के अंदर उसी 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से ही इंजेक्ट कर देते हैं। तो आँख को कम से कम काटा जाता है, आँख के अंदर कम से कम ट्रॉमा होता है, आँख का रिहेबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरे दिन ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल, इन्फेक्शन के चांसेस 0.001% कहीं रहते हैं, जो कि पहले पहले 3% एक्स्ट्रा कैप्सूल कैटरेक्ट सर्जरी, जो पुराने ज़माने की सर्जरी होती थी, कम से कम 3% इन्फेक्शन होते थे। अब ये इन्फेक्शन के फेको आने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस 0.0001% हो गए हैं। तो इस तरह से कैटरेक्ट में आपने जितना एडवांसमेंट बताया है, और भी बीमारियों में और इस तरह से एडवांसमेंट्स होंगे जो पिछले ज़माने से लेकर अभी तक आपने ज़माने में देखेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव में, आपके ग्लूकोमा में भी बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं। ग्लूकोमा में ग्लूकोमा बॉल डालते हैं, और ग्लूकोमा की अब जांचें ऐसी आ गई हैं जो हमें ग्लूकोमा की बिगनिंग में ही मालूम चल जाता है कि इसको ग्लूकोमा होने वाला है। उससे हम दवाइयाँ स्टार्ट करके उसकी रोशनी को पूरी रोक लेते हैं। नहीं तो ग्लूकोमा से जो रोशनी का नुकसान होता है वो परमानेंट होता है, वो लाइफ लॉन्ग होता है, और वो इरिवर्सिबल होता है, वो लौट के ठीक नहीं होता। इसलिए ग्लूकोमा के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे एडवांसमेंट आ गए हैं जो हमें पहले से ही मालूम चल जाते हैं कि इस पेशेंट को ग्लूकोमा होने वाला है, तो हम लोग ट्रीट करते हैं। तो आपने इस हॉस्पिटल को निरंतर प्रगति पथ पे रखा है, और इसमें हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है। आज के वक्त में हमारे पास सारे टॉप क्लास ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सारी चीज़ें। बिल्कुल, हमारे पास जो भी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज कैटरेक्ट के बारे में होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। इवन हमारे पास रेटिना का सेटअप भी है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं, लेजर भी करते हैं, और तीसरा हमारे पास लेसिक है, जो हम लोग चश्मा उतारने का ऑपरेशन करते हैं, वो भी हर जगह नहीं होता। तो इसमें दर्द वगैरह का या फिर उसका कितना रहता है चांस? जैसे लोग बड़े डरते हैं, आंखों में डेलिकेट मामला होता है। जब हम लोग शुरू में स्टार्ट किया था हम लोग ने, उस समय हम लोग इंजेक्शन लगाते थे आँख में, 2 इंजेक्शन लगाते थे, आँख को शून्य करते थे। इसके बाद कॉर्निया को पूरा काटा जाता था, काट के टाँके लगाए जाते थे, ऑपरेशन करके मोतिया हटा के लेंस डाल के फिर टाँके लगाए जाते थे। अब जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, केवल छेद बना के कर रहे हैं, 2 मिलीमीटर का छेद, और उससे हम लोग सारा ऑपरेशन करते हैं, और केवल 2 होल्स में सर्जरी करते हैं।
2 होल्स में सर्जरी करने वाले इंडिया में हार्डली 5% फेको सर्जन्स होते हैं। 95% 3 कोड बना के करते हैं, मैं 2 कोड में करता हूँ। तो इस तरीके से ये फेको का एडवांसमेंट काफ़ी आया है। जी, इस अस्पताल में आंखों के उपचार हेतु जो लोग आते हैं उनका तो आपने काफ़ी बताया, तो उनके साथ वैसे अटेंडेंट्स आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं। बुंदेलखंड में आपका जो इस तरह की गरिमा है इस अस्पताल की, लोग बाग मोरानीपुर से, ललितपुर से, तालबेट से, जगह जगह से आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह का ध्यान आपने, मतलब पेमेंट का भी एक इशू रहता है, रुकने का भी पड़ता है, पता नहीं मुझे कितना समय लगता है इन सारी सर्जरीज वगैरह होने में? ये आजकल जो कैटरेक्ट सर्जरी है और लेसिक सर्जरी है, ये OPD प्रोसेस हो गए हैं। इनमें रुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप ऑपरेशन के 2 घंटे पहले आए और ऑपरेशन के 20 मिनट आधे घंटे बाद घर जा सकते हैं। और रुकने का हमारे यहाँ पर साधन है, हम लोगों ने वार्ड्स बनाए हुए हैं। प्लस जो पेशेंट आता है उसको हम सारी सुविधाएं देते हैं। हमारे यहाँ एयर कंडीशन वेटिंग है और सारा हॉस्पिटल टोटल एयर कंडीशन कर रखा हुआ है। अब तो डिजिटल इंडिया के ज़माने डॉक्टर साहब, तो हमारे पास पेमेंट वगैरह करने के लिए सुविधाएं डिजिटल में मौजूद हैं। हम लोग डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग कार्ड से भी एक्सेप्ट करते हैं और आगे हम लोग नेट से भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, ये आपका जो इतना लंबा सफ़र रहा है, आने वाले 3 से 5 साल में आप डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल को कहाँ ले जाना चाहेंगे? अब मेरा अगला कदम तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि पब्लिक के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की विंग डालेंगे इसमें और उसमें गरीबों के लिए फ्री इलाज रखा जाए या मिनिमम एक्सपेंसेस पे इलाज रखा जाए, जिससे कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस निकलते रहें जी और इलाज होता रहे। अभी मैं यहाँ काम करने वाले केवल हम 2 डॉक्टर हैं। उन 2 डॉक्टरों को तो इतना लोड होता है कि हम लोग अभी फ्री सर्विसेज मुश्किल हो जाता है। जो गरीब सामने होता है उसका कर पाते हैं। जो सामने आ जाता है, देखते हैं कि ये गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता है या कहीं बाहर इसको भेजना पड़ेगा, उसको हम लोग यहाँ करते हैं। डॉक्टर साहब, यूँ ही नहीं, आपको अमूल्य झांसी के रत्नों के सीरीज़ में हमने शामिल किया है। वाकई में आपका काम जो है काबिल तारीफ़ है और आप इतने सालों से झांसी को अपना इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपके समय के लिए और आपके इस बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।